हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे सोइल स्टार्ट हो चुकी है और कल पहला लेक्चर भी हो चुका है। उसमें आपने टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में, टाइप्स ऑफ बेसिक के बारे में सोइल में जाना था। तो कल थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या सुना। थोड़ी देर जो अपन ने कल पढ़ा था 5 मिनट का रिकॉल कर लेते हैं। फादर ऑफ सोइल किसे कहा था आपने? फादर ऑफ सोइल किसे कहा था? टर्जागी को। फटाफट से टर्जागी को शॉर्ट। कब इसने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थबाउ मैकेनिक्स। कौन सी लिखी थी? अर्थबाउ मैकेनिक्स। अर्थबाउ मैकेनिक्स कब लिखी थी? 1925 में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? जर्मन भाषा में लिखी थी। ये कल का रिकॉल भैया है ना, जर्मन भाषा में लिखी थी। फादर ऑफ सोइल टर्जागी। और सोइल बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? पेडोग्रेसिस। क्या बोलते हैं? पेडोग्रेसिस। पेडोग्रेसिस पेडोग्रेसिस ये कल आपने पढ़ लिया था। फिर टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ी थी। फिर आपने कल टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ी थी। अलुवियल सोइल। सबसे पहले कौन सोइल पढ़ी थी? अलुवियल सोइल, रनिंग वाटर के द्वारा। एओलियन सोइल, हवा के द्वारा। नेक्स्ट टाइम सोइल, रुके हुए पानी के कारण। रेजिडुअल सोइल, वहीं पर अपनी कहीं और जाके ना स्थापित होती हो। और ट्रांसपोर्टेड सोइल, जो अपने और उत्पत्ति ना होती हो, कहीं और जाके होती हो। बेंटोनेट सोइल, जिसका वॉल्केनिक एक्स से निर्माण होता है या ज्वालामुखी राख से निर्माण होता हो। एग्जाम्पल था टफ। कल हम इन सब सोइल के बारे में, एक्सपेंसिव सोइल ब्लैक, जिसका एग्जाम्पल था ब्लैक एटम सोइल, जो कि अब उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी मिलाने पर उसका प्रसार अधिक हो जाता था। कौन सी सोइल का? एक्सपेंसिव सोइल का। और वो किस कारण होता था? मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल के कारण उसका एकदम अधिकतम प्रसार हो जाता था। और कौन सोइल पढ़ी थी आपने? और लॉन्ग सोइल, सैंड शेल क्ले का आपने मिक्सचर पढ़ा था, नीचे सोइल। तो ये सभी सोइल के टाइप आप कल पढ़ चुके हो, कुछ समझ में आए हैं तो आप इसको बस थोड़ा सा 2 मिनट का रिकॉल करना था कल पढ़ाने से पहले, अपन स्टार्ट करने से। तो 5 मिनट में आपके वापस जो आपने कल पढ़ा था अपन ने, वो 2 मिनट के अंदर अपन ने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो कल फादर ऑफ सोइल आपके दिमाग में चलना चाहिए। उसने कौन सी बुक में लिखा था सोइल के बारे में, कौन सी बुक में बताया था? टाइप्स ऑफ सोइल आपके साथ दिमाग में चलना चाहिए। आज एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ सोइल का आगाज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखिए, सोइल के जो आज शुरू के 2-3 चैप्टर हैं, सोइल के शुरू के 2-3 चैप्टर, अगर सोइल के 10 क्वेश्चन आने हैं, अगर सोइल के 10 क्वेश्चन आने एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो शुरू के 2-3 चैप्टरों से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। शुरू के 2 चैप्टरों से ही 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल के बारे में। अब देखिए, सोइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो मान लीजिए मैंने देखो 3 ये सिस्टम डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, 3 फेस डायग्राम। ये मेरी कोई ग्लास या पात्र है, कोई मैंने फिकर ले लिया, उसमें मैंने क्या रखा? उसमें मैंने सोइल को रखा। यहाँ पे ये मेरी सोइल हो गई, जिसको मैं सॉलिड पार्ट कह सकता हूँ। सोइल का सॉलिड पार्ट, सोइल कैसी होती है? सॉलिड में ही होती है, सॉलिड पार्ट। अब मैंने किसी खाली ग्लास में ध्यान रखना, किसी खाली ग्लास में सोइल डाल दी, सूखी सोइल डाल दी, तो उसमें क्या क्या है उस ग्लास के अंदर? तो आप कहोगे सर सोइल है, और जो उसके वॉइडों के बीच जो उसके रिक्तन है, अब सोइल के जो ठोस कण है, ऐसे सोइल के अणु होंगे, अब उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में वॉइड रेशियो होगा। उनके बीच में क्या होगा? वॉइड रेशियो होगा या रिक्त स्थान होगा। तो क्या होगा उसके अंदर? सॉलिड में आप क्या बोलोगे? सर एयर हो सकती है। क्या हो सकती है? एयर हो सकती है। अब ये मेरा क्या पोर्शन बना? एक चीज़ तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो सर दूसरी कंडीशन मेरी ये हो सकती है कि मैं सोइल के अंदर, ये मेरा सॉलिड पोर्शन है, ये मेरा सॉलिड पोर्शन है। अब इसमें सोइल और एयर में क्या मिला दूँ? थोड़ा सा पानी और मिला दूँ। तो पानी और मिला दूँ तो एक वाटर भी आ गया इसमें, और साथ में एयर भी आ गई। तो ये मेरी 3 कंडीशन भी सोइल की हो सकती है। एक फर्स्ट कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन। समझते जाना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं। और ये चीज़ समझ गए, आधी सोइल समझ में आ जाएगी। ये चीज़ समझ गए, आधी सोइल समझ में आ जाएगी। अब देखो, तीसरी पोर्शन कंडीशन क्या हो सकती है? कि सर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, जब सॉलिड में पानी गया, पानी के धीरे धीरे उसने क्या करा, जहाँ पर एयर था, एयर वॉल्यूम थे, उसकी जगह धीरे धीरे क्या पहुँच गया? पानी पहुँच गया। और पानी पहुँच गया, सोइल कितनी फॉर्म में रहेगी? दो फेस में रहेगी। कौन कौन सी में? सॉलिड और वाटर में। सॉलिड और वाटर में। तो ये 3 कंडीशन बन सकती है सॉलिड और वाटर के साथ। मतलब शुरू समझिए, एक खाली गिलास लिया आपने, कांच का गिलास लेना अपने घर पे, उसमें सोइल डाल देना। तो वो क्या है? किस कंडीशन में? ऐसा सोइल और हवा है, उसमें सोइल के किनारों के बीच में एयर होगी। सिंपल से आपके उसमें वाटर डाल दिया तो सीधे पानी थोड़ी, तो पानी, एयर और 3 चीज़ होगी। फिर अपने क्या, धीरे धीरे पानी पूरे वॉइड में जाता गया, तो किस फॉर्म में आ गई? सॉलिड और वाटर में। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ, इसके एक तरफ मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम की, और एक तरफ लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VS। और इधर मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ एयर,
और इधर लिख देता हूँ मैं वेट ऑफ सॉलिड। इधर मैं बात कर लेता हूँ वेट ऑफ एयर की, इधर मैं बात कर लेता हूँ वेट ऑफ वाटर की, और इधर बात कर लेता हूँ वेट ऑफ सॉलिड की। ठीक है, इधर बात कर लेता हूँ वेट ऑफ वाटर की, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सिर्फ नामकरण कर रहा हूँ वेट ऑफ सॉलिड की। और उस साइड में क्या लिख रहा हूँ, उस साइड में बात कर रहा हूँ वॉल्यूम में। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, और ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। इसमें समझने में किसी को भी कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। और ये मेरा टोटल, और ये मेरा वॉल्यूम और ये मिला के टोटल क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। ये मेरा यहाँ तक लेके वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। तो देखिए सोइल हमें कितनी कंडीशन में मिल रही है, सोइल हमें कितने फेज डायग्राम में मिल रही है, इनको बोलते हैं, जब अपन चार्ट बना के जो शो करते हैं इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम। कि भाई आपका फेस कैसा है, मैं सोइल का फेस कैसा, आप कहते हैं उसका फेस कैसा, आप उसके फेस से ही पहचानते हो किसी को, तो सोइल के फेस से ही तो पहचानेंगे अपन कि भाई सोइल किस अवस्था में, ये सोइल कैसी कंडीशन में। सोइल का फेस देखिए तो पहचानोगे भाई ये सोइल किस अवस्था की है, इस कंडीशन की है। तो इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, सोइल के फेज डायग्राम। तो आपके सामने कितने डायग्राम दिख रहे हैं, 3 डायग्राम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज डायग्राम। अब मैं बात करता हूँ पहले फर्स्ट डायग्राम की, फर्स्ट डायग्राम की। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ सर हमें सोइल 2 स्टेज में दिख रही है। जो फेज डायग्राम है ये हमारा कितने फेज में, कितने फेज में डायग्राम के सर 2 फेज में। एक पार्ट में हमारे पास सॉलिड है, एक पार्ट में हमारे पास सॉलिड है, और दूसरे में हमारे एयर है। एक पार्ट में हमारा सॉलिड और एयर, मतलब कि सूखी सॉइल है। तो फर्स्ट फेज डायग्राम कौन सा हो गया मेरा, तो ये पहला क्या हो गया मेरा, ये तो पहला मेरा क्या हो गया, 2 फेज डायग्राम। क्या हो गया भाई, 2 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम कौन सा हो गया मेरा, ये पहली कंडीशन कौन सी होगी मेरी, ये 2 फेज डायग्राम। 2 फेज कैसे, मतलब एक एयर है एक सॉलिड है। अब ये है कौन सी कंडीशन में, कि सर सूखी रेत है और उसमें हवा है, तो मतलब ड्राई स्टेज में। कौन सी स्टेज में है भाई ये मेरी, कि सर ड्राई स्टेज में। पूछने की जरूरत नहीं, ड्राई स्टेज में। किस में है, ड्राई स्टेज में। और इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है वो मैं यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछता है एग्जाम में कि ड्राई स्टेज में सॉलिड में क्या क्या बॉन्ड होता है। तो सॉलिड और एयर, सॉलिड पार्ट और एयर, सॉलिड और ड्राई स्टेज में। 2 फेज ड्राई स्टेज, ड्राई स्टेज में। और इसमें क्या क्या पार्ट है, सॉलिड प्लस में एयर, एयर पार्ट, सॉलिड प्लस एयर, या वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी बोल सकते हैं, वॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए, पहला स्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 फेज डायग्राम। सॉइल किस अवस्था में, 2 फेज डायग्राम है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, दूसरी में आ जाओ। अब सॉइल कौन सी स्टेज में है, इसमें ड्राई स्टेज में। कौन सी स्टेज में, ड्राई स्टेज में। समझ के कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पोर्शन में आ जाओ, दूसरे पोर्शन में आ जाओ। ये 1 2 3, ये कितना फेज डायग्राम है सर, एक, इसमें सॉलिड पार्ट भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें एयर भी है। पानी मिला दिया, अब पानी से हाथों हाथ मिला दिए तो वॉइड सारे खत्म नहीं हो जाएंगे, एयर के धीरे धीरे होंगे। तो पानी ऑक्सीजन कम मात्रा में पानी मिला हुआ है तो वॉइड भी रह गया और वाटर भी रह गए। जैसे आप थोड़ा बहुत पानी मिला देते हो तो ये क्या हो गया, तो ये कौन सा डायग्राम है आपका, 3 फेज डायग्राम। कितना फेज, इसके कितने फेज हैं, 3 फेज डायग्राम। कितना भाई, 3 फेज डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान समझना, 3 फेज डायग्राम। कौन सा फेज, 3 फेज डायग्राम। और कैसी स्टेज में है ये, कि सर ना तो ये ड्राई स्टेज में है और ना ये पूरी तरह पानी से भिजा हुआ है, ना तो भाई पूरा पानी पानी है इसमें। तो ये कैसी स्टेज होती है, इस स्टेज को बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। कौन सी, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज, सैचुरेटेड आंशिक रूप से स्टेज। और इसमें क्या क्या होता है भाई, सॉलिड, सॉलिड प्लस एयर प्लस वाटर, तीनों चीज़ फॉर्म में होती है इसमें, इसमें तीनों चीज़ फॉर्म में होती है। अब बात करता हूँ तीसरे डायग्राम की। अब मैं बात करता हूँ आपसे तीसरे डायग्राम की। सर ये भी 2 फेज में ही है, सॉलिड है और वाटर है, सॉलिड और वाटर है। तो कौन सा, 3 फेज, 2 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम। इसमें ये कैसे सॉइल है, अब देखो, अब मैंने इसमें सॉलिड में बचा पानी, पूरे जितने भी वॉइड थे सॉलिड वाटर क्लास में देखा तो पूरे जितने भी एयर वॉइड थे उसकी जगह किसने ले ली, पानी ने ले ली। अब यहाँ पे एयर वॉइड रहा क्या, कोई भी है, सिर्फ सॉइल के कण और वाटर के कण, सिर्फ सॉइल और वाटर है, एयर का नाम निशान नहीं है, मतलब फुली सैचुरेटेड है, फुल पूरी तरफ से इसमें पूरी संतृप्त रूप से, पूरी संतृप्त है, किससे, पानी से और सॉइल से। तो क्या बोलते हैं सॉइल को, इस सॉइल को बोलते हैं फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड स्टेज,
फुली सैचुरेटेड स्टेज। और इसमें क्या क्या होता है, सॉलिड प्लस वाटर, सॉलिड प्लस वाटर, ये कौन सी स्टेज होगी आपकी, फुली सैचुरेटेड स्टेज। अब यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आता है राजस्थान जेई 2016 के अंदर और एसएससी जेई 2000 कई बार, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला थर्ड स्टेज वाला कई बार पूछा हुआ है एसएससी में, और राजस्थान जेई 2016 में तो पूछा ही गया था, पूछा तो गया था। क्या पूछा था कि ड्राई एक फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है, फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है, ऐसा पूछा था, फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है। 2 फेज डायग्राम, ड्राई स्टेज पर सॉलिड प्लस है, 3 फेज पार्शियली सैचुरेटेड, सॉलिड प्लस एयर वाटर, या सॉलिड प्लस वाटर, या सॉलिड प्लस एयर, ये पूछा था। ऑप्शन दिए थे आपको ये वाले 3, सॉलिड प्लस एयर होती है, या सॉलिड प्लस एयर प्लस वाटर होती है, या सॉलिड प्लस वाटर होती है। तो आपको बताना था इसमें क्या होता है, तो ये आपको सॉलिड प्लस वाटर बताना था, कौन सा, किसमें, 2 फेज डायग्राम में। तो 3 फेज डायग्राम हटोगे तो यहाँ से अपन इस चैप्टर को पूरे कोर्स में करने वाले हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को धीरे करा रहा हूँ। और ये चीज़ें समझ गए तो कहीं भी सॉइल में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ सॉइल पूरी फेज समझने की है, रटने की नहीं है। रटते तो आप आपने खुद ने यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सॉइल पढ़ी होगी, आपने खुद ने फेस की होगी प्रॉब्लम, तो यहाँ से रटने वाला काम नहीं चलेगा। तो आप इसको समझोगे तो आपके सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और नहीं समझोगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ होती जाएंगी। डायग्राम देखो, सारा खेल यहीं से है। एक विकर के पार्ट के अंदर मैंने क्या किया, सॉइल डाल दी, सॉइल डाल दी, अब उसमें एयर साथ में, तो मतलब कैसा है मेरा, अब सॉइल में एयर डाल दी तो सॉइल में कोई भी पानी की मात्रा नहीं है, बिल्कुल भी पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो कैसा ड्राई स्टेज में। सॉइल कैसी, ड्राई स्टेज में। और सॉइल के अंदर उस समय क्या क्या पोजीशन है, सिर्फ सॉलिड के पार्ट है और एयर है, सॉलिड के पार्ट और एयर है, सॉलिड के पार्ट और एयर है। तो अब क्या होगा, सॉलिड के पार्ट और एयर है, ठीक है। तो ये हमारी कैसे, कौन सा डायग्राम हो गया, 2 फेज डायग्राम हो गया। कौन सा डायग्राम हो गया, 2 फेज डायग्राम हो गया। और किसके साथ हो गया, सॉलिड प्लस एयर के साथ। हम गए फिर पानी मिला दिया तो सॉलिड वाटर भी हो गया, एयर भी होगी और पानी भी हो गया, तीनों चीज मिक्स है इसमें फिकर में। फिर अपन ने देखा कि सॉइल क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब आंशिक रूप से, मतलब इसमें पानी भी है, इसमें एयर भी है और मिट्टी के कण भी है। तो तीनों मिला के क्या होता है, इसको बोलते हैं ऐसी कंडीशन को पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, सॉलिड, एयर, वाटर, जो आपको डायग्राम से दिख रहा है। ये चीजें याद नहीं आपको, ये इस डायग्राम से समझनी है। अब इनकी कुछ डेफिनेशन निकल के आएंगी यहाँ से। अब देखो टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है फिर इसका, तो मैं अब बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम क्या मिलेगा सॉइल का, इस पोर्शन का पूरा वॉल्यूम। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दो, तो आपको पूरे इसका सॉइल वॉल्यूम मिल जाएगा, पूरे पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा। मैं कहूँ इसका पूरा वॉल्यूम बताऊँ तो पूरा वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जोड़ दो। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में एयर भी हो सकती है और वाटर भी हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या है, सिर्फ एयर है, और यहाँ वॉइड में क्या है, वाटर के रूप में दे रहे हैं, और यहाँ क्या है, एयर भी है वाटर भी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी क्या हो सकता है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से अब क्या है, अलग अलग डेफिनेशन निकल के जाएंगी। पहले तो इस पोर्शन से को ही आपको अच्छी तरह याद करना है, इस पोर्शन को ही आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। और जो मैं आगे की डेफिनेशन समझाने वाला हूँ वो आपको अगर ये पार्ट समझ में आ गया है तभी आगे समझ में आएगी, तो नहीं समझ में आएगी। तो ये चीज़ें क्लियर है आपके। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम सॉलिड, ये नामकरण है, कोई रटना नहीं है, मुझे क्या देना है आपको, सीधी कंडीशन याद रखनी है कि पहले मैंने सॉइल पार्ट लिया सुकोमोल्ड, तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम मेरा वो कौन सी कंडीशन में सॉइल है कि सर उसमें सर क्या हो सकते हैं, दिमाग पे जोड़ देना है कि सर सॉलिड है, सॉइल है, तो उसमें जो इसके अणु है खालिस्तान, उसमें क्या हो सकती है, एयर हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेज है मेरे, और कितना डायग्राम, 2 फेज डायग्राम बन रहा है, 2 फेज डायग्राम बन रहा है, ड्राई स्टेज में बन रहा है। फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी मिला देता हूँ, तो 2 स्टेज तो पहले से थी, तो पानी वाली और मिल गई, तो 3 स्टेज हो गया। अब इसकी कंडीशन कैसे होगी, पानी मिल गया तो ना तो ये सूखी सॉइल है ना ये पूरी तरह गीली सॉइल है, मतलब आधे आंशिक रूप से, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। अब मैं गया जैसे लेके गया तो पूरे एयर वॉइड खत्म हो गए, तो वाटर एयर वॉइड के स्थान किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया। तो सॉइल किस फॉर्म में बच गई मेरे पास, वापस 2 फॉर्म में बच गई, सॉलिड और वाटर के रूप में। तो वो मेरी कौन सा है, 2 फेज डायग्राम हो गया, फुली सैचुरेटेड स्टेज। अब इसमें सॉइल क्या हो गई है मेरी, फुली सैचुरेटेड स्टेज में हो गई है, और सॉलिड प्लस वाटर के साथ। अब मैं बात करता हूँ एक एक करके डेफिनेशन की, प्रॉपर्टीज की। अब पहले बात करता हूँ वाटर कंटेंट की, यहाँ तो उतार लिया होगा ये, चलिए अब आगे चलते हैं अपन इसमें, अपन नेक्स्ट वाटर कंटेंट क्या पढ़ते हैं, वाटर कंटेंट। अब देखना आप चीजें को कैसे एक दूसरे कनेक्ट होंगी। पहली हेडिंग आपकी रहेगी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में,
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहली आपकी वाटर कंटेंट, कौन सी? वाटर कंटेंट जिसको मैं W से नोट करता हूं, ठीक है। वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट क्या होता है आपका? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट अपॉन वाटर अपॉन, अभी देखो आप वेट ऑफ वाटर, वेट सॉलिड सब अभी चार्ट में देख के आए थे, कहाँ वेट ऑफ सॉलिड था, कहाँ सॉलिड। अब वेट ऑन वाटर, वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो आपने क्या कहलाता है? वाटर कंटेंट, जिसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोल सकते हैं, नमी भी बोल सकते हैं। अगर इसी को मुझे परसेंटेज में व्यक्त करना है, अगर मुझे इसी को परसेंटेज में व्यक्त करना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 100 से। मतलब मेरा ये पोर्शन देखो, फुली सैचुरेटेड स्टेज वाला एक डायग्राम चार्ट बना रहा हूं वापस आपके पास। यहां मेरे पास वाटर है, यहां मेरे पास सॉलिड पार्ट है, यहां, तो मेरा टोटल वेट क्या हो गया? W हो गया, वाटर कंटेंट। अब ये मेरा क्या है? ये वेट ऑफ वाटर है मेरा, और ये मेरा वेट ऑफ सॉलिड पोर्शन है। अब मुझसे पूछता है वाटर कंटेंट कितना है इसमें, किसमें? पूरे वॉल्यूम में वाटर कंटेंट कितना है? तो वेट ऑन वाटर कितना है और वेट ऑफ सॉलिड कितना है? कितना तो सॉलिड का वेट है, कितना वेट का वॉल्यूम है, उसका रेशियो मेरा क्या कहलाएगा? वाटर कंटेंट कहलाएगा। समझ गए बात को? वेट ऑन वाटर अपॉन वेट ऑन सॉलिड, वेट ऑन वाटर। अब देखो वेट ऑफ वाटर किसका ज्यादा होगा? जिसके वॉइड ज्यादा होंगी, जिसमें वॉइड रहेंगे। तो फाइन ग्रेन सॉइल का, फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब जिसके पार्टिकल छोटे हों, फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट, वाटर W से लिख रहा हूं, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है किसकी तुलना में भाई? कोर्स ग्रेन सॉइल की तुलना में, समझ गए बात को? समझ गए क्लियर बात को? अब आपसे वेट ऑफ वाटर, अब ये देखो, ये या तो सीधी जो भी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे उंगलियों पे याद होनी चाहिए। तो वाटर कंटेंट है और सारी एक दूसरे से मिलती जुलती है। अभी जितनी भी डेफिनेशन बताऊंगा सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन आपको याद करने पर्पज ये होगा, आपको तरीका से याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से रटोगे 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट से कि वेट ऑफ सॉलिड में कितना वेट ऑफ वाटर मिला हुआ है मेरा उस पूरे पोर्शन में, तो उससे मैं क्या निकालता हूँ? वाटर कंटेंट, जिसको मॉइस्चर कंटेंट, कितनी नमी है उसमें। तो वो कैसे होगा कि वेट ऑफ वाटर और वेट अपॉन सॉलिड का रेशियो क्या होगा? मेरा वाटर कंटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरा वाटर कंटेंट। अब मैं आगे चलता हूँ इसकी वाटर कंटेंट। अब जो वाटर कंटेंट है कि सर वाटर कंटेंट से बात आ गई है, वेट ऑफ वाटर है, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट जो होता है, वाटर सॉइल में किस किस फॉर्म में हो सकता है? वाटर जो है सॉइल में किस किस फॉर्म में मिल सकता है? मतलब मिट्टी है अपनी, सॉइल में कौन कौन सी फॉर्म में हमें वाटर मिल सकता है? तो वाटर अपन सॉइल में, इसी के नीचे पार्ट लिखेंगे, वाटर अपने को सॉइल में किस किस फॉर्म में मिल सकता है। मतलब सॉइल के अंदर वाटर जो है वो कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? तो देखिए सॉइल में वाटर, सॉइल वाटर कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? एक तो हो सकता है स्ट्रक्चरल वाटर, पहला होता है स्ट्रक्चरल वाटर, दूसरा हाइड्रोस्कोपिक वाटर, तीसरा कैपिलरी वाटर, चौथा ग्रेविटी वाटर। इस फॉर्म में, अपने सोइल की फॉर्म में ये वाटर के रूप हो सकता है। एक तो स्ट्रक्चरल वाटर के रूप में हो सकता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर के रूप में हो सकता है, कैपिलरी वाटर के रूप में हो सकता है, ग्रेविटी वाटर के रूप में हो सकता है। अब एक एक पोर्शन में बात कर ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल वाटर की बात करते हैं पहले। किसकी? स्ट्रक्चरल वाटर की बात करते हैं पहले। स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है? देखो ये वाटर जो होता है ना, सोइल में बॉन्डिंग रूप में होता है। मतलब सोइल के जो पार्टिकल होते हैं कांडे, उनको एक दूसरे को बांधे रखने का काम करता है। अगर अपन सोइल पार्ट को, सोइल पोर्शन को एक एक करके लिखते जाना इसको, ताकि समझ में आता जाएगा, ओके ना? फिर नोट पे भूल जाओ। स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है? ये बॉन्डिंग सोइल में, ये सोइल में बॉन्डिंग फॉर्म में होता है। किसमें? बॉन्डिंग फॉर्म में। मतलब सोइल के कणों को आपस में बांधने का काम करता है। अगर अपन सोइल को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म भी करें, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म भी करें, तब भी ये वाटर खत्म नहीं होता सोइल के अंदर से। तब भी गर्म करें, तब भी ये वाटर खत्म नहीं होता इसमें से। तब भी सोइल में से ये वाटर खत्म नहीं होता है। अगर अपन 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करें तो ये स्ट्रक्चरल वाटर है। लेकिन अगर परंतु अगर हम सोइल को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें,
300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो यह वाटर खत्म हो जाता है। तो ये वाटर अपनी ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो सॉइल की ये प्रॉपर्टीज अपनी क्या खत्म हो जाती है। तो ये वाटर सॉइल में से खत्म हो जाता है। वाटर सॉइल में से खत्म हो जाता है लेकिन खत्म हो जाता है, इसके साथ साथ सॉइल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। सॉइल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। मतलब सॉइल हमारे इंजीनियरिंग पर्पस के कोई काम नहीं रहता है। अगर सॉइल का बॉन्डिंग पार्टनर खत्म कर दिया गया है तो सॉइल हमारे इंजीनियरिंग पर्पस से कोई काम की नहीं, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग ही खत्म हो चुकी है। तो इसलिए इस वाटर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। समझ गए बात को। मतलब ये बॉन्डिंग के मेन तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या काम होता है आपको पता चल गया कि ये बॉन्डिंग के काम आता है, बॉन्डिंग के काम करता है। और अगर अपन 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पे 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर गर्म भी करते हैं ओवन में सॉइल को, तब भी ये वाटर खत्म नहीं होता। लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो ये वाटर खत्म हो जाता है। मतलब सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी खत्म कर देता है आपने। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इसमें खत्म नहीं रहती। इसलिए तो ये अपने बात हो गया स्ट्रक्चरल वाटर। अब दूसरी बात कर रहा था आपके हाइड्रोस्कोपिक वाटर। वो क्या होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। देखिए हाइड्रोस्कोपिक वाटर जब अपने सॉइल पार्टिकल को अपन ने ओवन में गर्म किया, ओवन में 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करा, इसको अपन ने हीट दी और फिर ओवन से निकाल लिया। फिर अपन ने ओवन से निकाल कर इसको खुला ओपनली रख दिया। तो अब ये क्या करेगा कि जो मौसम में जो बाहर वातावरण में जो नमी है, मौसम में नमी है, उस वाटर को खींचेगा। उस वाटर को ये लेगा कौन से मॉइस्चर में, जो बाहर जो आपके वेदर में जो मौसम में नमी है, उस पानी को ही खींचेगा। तो उसी वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। समझ के बात को। इंजीनियरिंग को अपन इतनी गहराई से समझेंगे, आपको एक चीज समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान से समझते जाओ और चीजों को। कोई इतनी लैंग्वेज इंजीनियरिंग में इजी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आपको इतनी हिंदी में समझा रहा हूँ। बस चीजों को ध्यान से समझते रहना, ठीक है। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर समझ के इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा कि जब अपन सॉइल मास को किसमें से, ओवन में से निकाल देते हैं। जब ओवन से निकाल देते हैं तो मॉइस्चर में जो नमी होती है उसको खींचता है। ये जो उसको लेता है वही होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। समझ गए क्लियर बात को। और ये क्ले में सबसे ज्यादा होता है। क्ले में लिख लेना, हाइड्रोस्कोपिक वाटर की मात्रा पूछा था एग्जाम में। क्ले में कितनी होती है 17%। क्ले में कितनी होती है 17%। और सिल्ट में कितनी होती है, सिल्ट में होती है 7%। और आपके तो सैंड में होती है 1%। ये पूछ जाती है, सैंड में होती है 1%। कौन सी, हाइड्रोस्कोपिक वाटर की मात्रा। हाइड्रोस्कोपिक वाटर की मात्रा। समझ गए। इस चीज को लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, हर चीज को वैसे नोट्स बनाते जाना, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट आपकी कैपिलरी वाटर की। तीसरा कैपिलरी वाटर। ये मेरा ये किसमें होता है, ये वाटर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के रूप में होता है। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के रूप में होता है। क्या होता है इसको पूरे जब इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे वहां पे समझ लेंगे, रूप में होता है, ठीक है। जब अपन ये पोर वाटर प्रेशर वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। बस इतना से याद रख लो, कैपिलरी वाटर क्या होता है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। चौथा आपके और कैपिलरी संबंधित पाउजली का नियम, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। पाउजली का नियम कैपिलरी से संबंधित है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चौथा ग्रेविटी वाटर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ग्रेविटी वाटर के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, इस ग्रेविटी वाटर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे अपन,
इसके बारे में मुझे आवश्यकता नहीं है करने की। ग्रेविटी वाटर के बारे में मुझे नहीं लगता कि चर्चा करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अपन सीधे नेक्स्ट कंडीशन की। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ग्रेविटी वाटर, ये तो सीधा जो ग्रेविटी एक्शन की तरह पानी लिया जाता सॉइल में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। वाटर कंटेंट हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड या वॉइड रेशियो। सेकेंड डेफिनेशन आपकी वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो जिसको ई से डिनोट करते हैं, जिसे ई से डिनोट करते हैं। तो वॉइड रेशियो आता है ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का पार्ट को क्या बोलते हैं हम, वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के पार्ट क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो। तो क्या होगा कि मेरे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में जो सॉलिड पार्ट है उसमें वॉइड कितने हैं, उसमें वॉइड कितने हैं, तो वो मुझे क्या निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो। किसने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। समझ गए बात को, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बाद क्या बोलते हो, वॉइड रेशियो। क्या बोलते हो, वॉइड रेशियो। ई बराबर वी अपॉन में वी एस। इसको परसेंटेज में व्यक्त करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ये अगर मैं बताना भूल जाए करूँ तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हर चीज़ को परसेंटेज में व्यक्त करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब बात होगी क्लियर आज तक। अब बात करते हैं पोरोसिटी की लास्ट, वॉइड ऑफ स्मॉल। इसकी वैल्यू होती है 0 से ज़्यादा और 100। ठीक है, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट पोरोसिटी की। तीसरा पोरोसिटी एन। चलिए ये क्या होता है ये मेरा होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम को क्या बोलते हो, पोरोसिटी बोलते हो, सांद्रता हिंदी में। वॉल्यूम ऑफ, देखो समझना बात को, वही चीज़ है। देखो अभी अपन ने वॉइड रेशियो पढ़ा, ई बराबर वी। तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था। समझ गए बात को, क्लियर है। और ये मैं मान लिया मेरा टोटल वॉल्यूम है। अब समझना, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात हो रही थी, इसको आप क्या बोल रहे थे, वॉइड रेशियो। क्या बोल रहे थे, वॉइड रेशियो। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाएंगे तो मेरा वॉइड रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 हो ही नहीं सकता। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेरा कभी भी, जो वॉइड रेशियो है मेरा, कभी 0 हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 कब हो जाएगा, जब मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो जाए। तो किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो 0 हो ही नहीं सकते सॉलिड में, किसी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन वॉइड तो आएंगे। तो इसलिए तो वॉइड रेशियो 0 कभी भी नहीं हो सकता। अब बात करो पोरोसिटी की, तो वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकते हैं क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मैं कहूं कि ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसके बराबर हो सकते हैं क्या, कभी भी हो सकते हैं क्या, कि सर कभी भी नहीं हो सकते। तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम कभी बराबर नहीं हो सकते, तो मतलब दोनों की एक वैल्यू भी नहीं आ सकती, मतलब कभी भी 100% आंसर भी नहीं आ सकता इसका। रटोगे, भूल जाओगे, फिर समझो, देखो चीज़ों को समझते जाओ। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यहाँ मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रहे होंगे थोड़े, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन जरूरत नहीं है। मैंने बात करी थी ई की वॉइड रेशियो की, तो वो था वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब अपने दिमाग से आप खुद काम करो कि रखने से क्या होगा मुझे, कि मेरा ये पोर्शन है, ये मेरा सॉलिड पोर्शन है, और ये मेरा एयर मान लो। तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 थोड़ी हो सकते हैं कभी भी भाई। वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहते थे तो मतलब 0 नहीं होंगे, तो मतलब ई का मान 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ इंक्रीमेंट कैसे होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल थी, जो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल थी, मैंने पढ़ाई थी एक्सपेंसिव सॉइल, उसमें क्या हो रहा था कि थोड़ा सा पानी मिलने के बाद काफी ज्यादा प्रसार हो जाता था, थोड़ा सा तो 1 से ज्यादा, तो इसका मान 1 से ज्यादा थोड़ा बहुत आ सकता है।
कौन से केस में? ब्लैक क्वेटन सॉइल के केस में। अब मैं यही बात करूं पोरोसिटी की, तो देखो ये क्या हो रहा है, एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो ठीक है कि एक जगह अपनी जगह को जीरो से एक इसकी वैल्यू होगी, लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम के वी के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम के बराबर होना मतलब ये है कि सॉलिड पार्ट का बिल्कुल भी ना होना, सिर्फ वॉइड ही वॉइड होना, तो बराबर कैसे हो सकते? तो नहीं हो सकते कभी भी, तो कभी भी नहीं हो सकते, तो वॉल्यूम सॉलिड पार्ट दिखाओगे नहीं, तो मतलब इसका मान हमेशा एक से कम ही रहेगा। तो ये मेरा हो गया पोरोसिटी। अब जो ई और एन निकले हैं आपके, एन क्या निकला है? पोरोसिटी, और ई क्या निकला है? वॉइड रेशियो। तो इनमें आपस में कुछ रिलेशन है, तो वहां से अब देखो ये सीधे आपसे फॉर्मूले से क्वेश्चन आने वाले हैं, सीधे फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सीधे फॉर्मूले आपको रखने पड़ेंगे। वाटर कंटेंट पढ़ा था आपने, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। फिर आपने क्या पढ़ा था? 4 प्रकार स्ट्रक्चर वाटर पढ़े थे, हाइड्रोस्कोपिक वाटर पढ़ा था, कैपिलरी वाटर पढ़ा था। फिर आपने क्या पढ़ा है? वॉइड रेशियो पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या पढ़ा है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब ई व एन में संबंध, ई व एन में संबंध सीधा याद रखना है आपको, संबंध। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? एन अपॉन 1 माइनस एन, ये आपको सीधा याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पोरोसिटी देकर वॉइड रेशियो पूछ ले तो निकाल दोगे, या वॉइड रेशियो देकर पोरोसिटी पूछ ले तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एन बराबर ई अपॉन, इसी को वो ऐसे भी घुमा सकता है या ऐसे भी घुमा सकता है, एन बराबर ई 1 माइनस एन, कोई दिक्कत आएगी? ऐसे चीज़ वही है। फिर एन बराबर ई अपॉन 1 प्लस ई, एन बराबर ई अपॉन 1 प्लस ई, कोई दिक्कत? फिर इसी को क्या कर सकता है वो? ई बराबर एन 1 प्लस ई, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ना। तो यहाँ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इनसे न्यूमेरिकल कई बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए इसको उठा रहा हूँ मैं, ई बराबर एन अपॉन 1 माइनस एन, एन अपॉन आपका क्या कर दिया? 1 माइनस एन। और ई की वैल्यू कितनी है आपके? ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एन 1 प्लस ई। ई की वैल्यू कितनी है? एन 1 प्लस, वैल्यू पुट कर दी, एन अपॉन 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, 1 प्लस ई बराबर एन अपॉन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। तो एन इसके ब्रैकेट में आ जाएगा, तो एन से एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस ई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एन। देखो न्यूमेरिकल पर्पज से तो आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, बस ये चीज है। इन्हीं दो से खेल हो रहा है, बाकी सब चीज तो इनसे ही परिवर्तन हो रही है। ये क्या चीज करी है? इसी पोर्शन में मैंने क्या करा है? सिर्फ जो ई बराबर एन अपॉन 1 माइनस एन आया है, तो एन पर ई की वैल्यू मेरे पास क्या थी? एन 1 प्लस ई, ठीक, वो मैंने पुट कर दी, तो एन से एन मेरा बराबर कट गया, तो यहाँ 1 अपॉन माइनस एन गया। ये कब पूछ सकता है? या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये चीज ना देखे। अगर न्यूमेरिकल तो देखो आपको अगर पोरोसिटी देके वॉइड रेशियो पूछता है तो आप वो सीधी यहीं निकाल सकते हो, ई एन की बात। तो यहाँ तो आपको दे सकता है कि निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको ये ना देके ये दे दे, ये पोर्शन दे दे, तब आपको ये चीज याद रखनी है। या फिर आपसे ये पूछ ले, एन बराबर ई अपॉन 1 प्लस ई, तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ई 1 माइनस एन बराबर में ई अपॉन 1 प्लस ई, तो क्या आ जाएगा? ई से ई कट गया, तो 1 माइनस एन बराबर 1 अपॉन 1 प्लस ई। ये संबंध आपको सारे याद रखने, इससे बाहर आपके एग्जाम में वॉइड रेशियो और पोरोसिटी संबंध कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर समझ लो क्या याद रखना है? ई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एन, या इसको मैंने एन को उधर भेज दिया, तो एन बराबर ई 1 माइनस एन चला गया। ये वॉइड रेशियो एन संबंध है। दूसरा, एन बराबर ई अपॉन 1 प्लस ई, ये सीधे याद करने हैं, कैलकुलेशन नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, याद करने हैं तो याद ही करने पड़ेंगे। ई बराबर एन 1 प्लस ई, फिर ई बराबर एन माइनस, इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ, तो ई की जगह मेरे पास ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, एन प्लस बनी, तो यहाँ से मेरा 1 प्लस ई 1 अपॉन 1 माइनस एन आ गया, या एन बराबर ई अपॉन 1 प्लस सॉल्व किया तो 1 माइनस एन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कैसे आ सकता है देखो बात करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछता है? या तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको ऑप्शन में ये ना देके यहाँ ऑप्शन में घुमा फिरा कर सकता है। तो आपको इसको 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले देखें,
अब 6 फॉर्मूले घटे थोड़ी जाएंगे, और भी फॉर्मूले हैं। इन 2 के लिए आपको 6 फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको सिर्फ याद करने हैं 2 फॉर्मूले। आपको सिर्फ याद करने हैं, अपनी कॉपी में भी आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक ये और एक ये। समझ गए बात को? ये सब चीज़ आपको खुद को करनी आनी चाहिए। आज आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बाकी सब खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे? इसी पे तर्ज पे इसी को पक्षांतरण किया, इधर ये बन गया। इन्हीं फॉर्मूलों से आपको ये सब निकालने आने चाहिए, आपको ये रटने नहीं है। आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी सब आपको ये खुद ही करने हैं। आपको आज ही पहले तो ये उतारना, जब कॉपी नोट में प्रैक्टिस करोगे तो ये 2 फॉर्मूले याद करने के बाद बाकी आपको खुद ड्रॉ करना है, फिर चेक करना है मैं इनको कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। न्यूमेरिकल पर्पज से इनका कोई मकसद नहीं है, न्यूमेरिकल तो इनसे ही हो जाएंगे, न्यूमेरिकल इससे ही हो जाएंगे दोनों से। ये तो सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट में पेपर को थोड़ा टफ कर दे, पेपर को थोड़ा टफ करेंगे। पेपर टफ आया, पेपर टफ नहीं आता, बस वो चीज़ को क्वेश्चन घुमा दिया, तो पेपर को टफ करने की प्रोसेस को आपको वो कर सकता है। ये मेरी बात होगी वॉइड रेशियो और किसमें संबंध हो गया, ई और एन में संबंध। तो वॉइड रेशियो और एन से संबंधित मेरे पास सारे फॉर्मूले ठीक है। और लास्ट में जब मैं इस चैप्टर के एंड में सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिखवा दूंगा। अभी तो चल रहा है, कुछ फॉर्मूले जो बचेंगे वो लास्ट में मैं एक जगह सबको एक पेज पर उतरवा दूंगा आपको, जिससे उसको पूरे पेज को उतार के अपनी दीवार पे चिपका लेना और घूमते फिरते आप फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसमें और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, कौन सी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको नोट करता हूं SR से, जिसको नोट करता हूं किससे, SR से। क्या होती है भाई, देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के वॉल्यूम ऑफ वॉइड में मेरे कितने वाटर हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना मेरा वाटर है किसमें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में। तो देखो इसकी लिमिट क्या रहेगी, इसकी लिमिट रहेगी 0 से SR1। समझना, देखो क्या होता है बात, आपके जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में जब मैंने बात करी, 3 फेज डायग्राम बनाता हूँ, सारी चीज़ें डायग्राम से समझेंगे अपन। चलिए वहाँ आपको कहा था डायग्राम ही बहुत काम आने वाला है अपना। सॉलिड, वाटर, एयर, ठीक है, ये बात कर दी मैंने वॉल्यूम ऑफ, ये मैंने बात कर दी वॉल्यूम ऑफ वाटर की, और ये मैंने बात कर दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की, और ये टोटल मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड। समझ गए? अब देखो खेल कहाँ से कहाँ तक है, खेल पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक है। इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस पूरे वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वाटर कितना है और एयर कितना है। तो जो एयर भी मिक्स है उसमें से वाटर कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, किसकी तुलना में, वॉइड की तुलना में, वॉइड के कंपेयर में वाटर कितना है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो है ही, उसमें वाटर कितना है, तो देखा हमने, तो पहली कंडीशन देखी कि वाटर था ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वाटर मैंने कहा कि हमारी सोइल में वाटर था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने कहा नहीं था, 0 हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेरा 0 हो गया, तो मेरे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना मान आ गया, 0 आ गया। अब ये तो है नहीं कि वाटर नेगेटिव में हो सकता है, तो नेगेटिव आएंगे। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये कंडीशन 0 वाली मान ली है। दूसरी कंडीशन था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वॉइड के बराबर ही वाटर, जो वॉइड है मतलब उसमें एयर नहीं, जितनी वॉइड है वो सब वाटर से है, तो वॉइड के बराबर ही वाटर है, वॉइड के बराबर वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, तो जो वॉइड का मान भी 1 है और वाटर का मान भी 1 है, तो मतलब 1 आ गया। और परसेंटेज में होगा तो इसमें, परसेंटेज में होगा तो इसमें किस में हो जाएगा, 100 में हो जाएगा, इन परसेंटेज में लिमिट क्या हो जाएगी। तो मतलब ये तो बात होगी मेरी 0 टर्म की और 1 टर्म की। अब 0 से 1 के बीच कंडीशन कब हो सकती है, जब मेरी वैल्यू 0 और 1 के, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मेरा हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वाटर की, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो वो मेरी कंडीशन क्या होगी। अब समझ में आई बात कि ठीक है, क्लियर बात है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में अब इसकी कंडीशन क्या कहेंगे, जब मैं कहूँ आपसे कि जब मैं कहूँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 0 है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 0 है, तो सॉइल कौन सी कंडीशन में है, आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0, तो 0 तो एक कंडीशन में आ सकता है जब वॉल्यूम ऑफ वाटर हो ही नहीं, वाटर ही नहीं हो, और वाटर नहीं रहेगा, सॉइल कौन सी कंडीशन में आ गई, सर में ड्राई स्टेज में आ गई।
ड्राई स्टेज में आ गई। सोइल कौन सी स्टेज में आ गई? ड्राई स्टेज में। अब वही बात करूं मैं कि मेरी सोइल फुली सैचुरेटेड स्टेज में कब होगी? फुली सैचुरेटेड स्टेज में। अब आपसे मैंने वो क्वेश्चन पूछ दिया, फुली सैचुरेटेड स्टेज में कब होगी? आपने कहा फुली सैचुरेटेड स्टेज में कब हो सकती है? आपने डायग्राम पढ़ा था फुली सैचुरेटेड का कि उसमें सिर्फ सॉलिड और वाटर हो रहे थे, एयर नहीं हो रहे थे। कहने का मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड है जो वाटर के बराबर ही हो जाएंगे। वॉइड जो है वो वाटर से ही भर जाएंगे पूरे, एयर नहीं रहेगी उसमें। जो समझना बात को, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वाटर के बराबर हो जाएंगे, तो मतलब उसमें एयर नहीं रहेगी। तो मतलब मेरे एसआर का मान जब 1 होगा तब मेरी सॉइल क्या होगी? फुली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी, सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। समझ गए बात को? फिर मेरी 0 से 1 के बीच में आएगी वैल्यू। जब मेरी 0 से 1 के वैल्यू बीच आएगी मतलब कुछ वाटर भी है कुछ एयर भी है, मतलब वाटर भी है दोनों भी है, आंशिक रूप से है। तो मतलब जब एसआर की वैल्यू मेरी 0 से 1 के बीच में आ रही है तो सोइल कैसी हो जाएगी मेरी? सोइल मेरी हो जाएगी पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड जब 0 से 1 और 0 से 100 परसेंटेज में आएगा। तो आपका ये आपको सारे टर्म में याद रखने। हर एक चीज़ जो लिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ जो बता रहा हूँ, कुछ भी कचरा नहीं बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम। एक भी चीज़ आपको अभी तक मैंने 40 से 42 मिनट लेक्चर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको आप ड्रॉप आउट कर सको कि इस चीज़ को मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते आप, सिर्फ वही चीज़ बताई जा रही है जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 से SR1, ठीक है। तो ये आपको ड्राई स्टेज कब होगी? अगर आप इसको रटने बैठोगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो भूल जाओगे 2 दिन बाद। लेकिन इसको समझने के बाद ये कंडीशन खुद ही क्रिएट करोगे, जैसा भी आपने समझी है कि ड्राई स्टेज कब हो सकती है? जब वाटर नहीं होगा। वाटर नहीं होगा मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, तो 0 होते डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगा। तो ड्राई स्टेज में कंडीशन होगी जब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड वाटर के बराबर हो जाएंगे। तो मतलब वाटर ही है और वॉल्यूम वॉइड है, तो मतलब एयर नहीं है। एयर नहीं तो मतलब 2 फेज में सोइल है, 2 फेज में सोइल है और फुली सैचुरेटेड स्टेज में। और जब पानी भी है तो सर ने 3 स्टेज बताई थी, वो कौन सी थी? पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। समझ गए? आज के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा हो जाएगा आपके। इतना पोर्शन को कल पढ़ के आओ। अब सोइल को देखो, ध्यान रखना, सर्वे थी उसमें आपने 1-2 दिन ड्रॉप आउट नहीं पढ़ा तो भी चला, लेकिन सोइल में अगर आपने 1 दिन भी रिवीजन नहीं किया, इसलिए मैंने आते याद रिकॉल करवाया था। अगर सोइल में आप रिवीजन करके नहीं बैठते हो तो आगे सोइल नहीं आएगी। और एक भी क्लास बीच में मिस करके दूसरी क्लास देखते हो तो सोइल समझ में नहीं आएगी। सोइल के लिए सबसे बड़ी है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी लर्न, रेगुलरिटी पढ़ना, रेगुलरिटी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चनों करो, प्रैक्टिस निकालो, जितना हो सके फॉर्मूलों को याद करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।